सो दिस इज वोकेबलरी नंबर 7। इससे पहले 6 हुई है और ये 7 है। एंड दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, यानी ये भी किसी की सिफात है। और वोकेबलरी की मीनिंग होती है फरहंग, यानी अल्फाज की फहरिस्त। अल्फाज की जो फहरिस्त होती है उसे वोकेबलरी कहते हैं। और ये उसी का एक हिस्सा है जो आप तक याद किया है, जैसे 1 2 से लेकर 6 तक, और ये 7 है। तो पहला वर्ड है इसमें एजुकेटेड। एजुकेटेड, तालीम याफ्ता को क्या कहेंगे? एजुकेटेड। इसको पढ़ा जाएगा एडीयू को। हालांकि एडू भी पढ़ सकते हैं आप इसको, एडुकेटेड, लेकिन ज्यादा जो कॉमन है, जो ज्यादा बोला जाता है वो यही है, एजू और CAKTED, टेड, एजुकेटेड। और सुन के ही याद करने की प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन के सिलसिले में यही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको लिख भी देते हैं, कुछ लोगों के जहन में आता है, बार बार ये हमसे कहते हैं इसको लिखने के लिए। मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं, जैसे ऐसे हमने लिख दिया एजुकेटेड, है ना, एजुकेटेड। ये लिख दी, एक मिनट भी, एजुकेटेड हो गया ये। और अब इसको कोई जरूरी नहीं है सही से पढ़े, जैसे मान लीजिए एजू के जीम के ऊपर हम पेश भी लगा देते हैं ये, तो अब ये ए जू भी पढ़ा जा सकता है, ए जो भी पढ़ा जा सकता है। हो सकता है कोई इसको पढ़ ले एजोकेटेड, काफ के नीचे हमने जेर भी लगा दिया, फिर भी हो सकता है कोई इसको एजू, नहीं अभी जबर लगा है, जस्ट वन। हाँ, अगर मान लीजिए हम जेर भी लगा देते हैं तो हो सकता है कोई इसको एजुकेटेड पढ़ ले, कीटेड, क्योंकि उसमें भी यही ऐसे ही लिखा जाएगा, कीटेड, या की केटेड, केटेड पढ़ ले, एजुकेटेड। तो ये सही नहीं है, इस तरह से गलती हो सकती है। और फिर मान लीजिए बिल्कुल सही पढ़ते भी हैं तो भी वो लहजा नहीं आ पाएगा जो सुनने से आता है। सुनने से ही आपको वो लहजा बोलने का आएगा और सही तलफ्फुज होगा। तो बार बार सुनिए, अभी हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, बाद में रिकॉर्डिंग से भी सुनिए। और अगर फिर भी आप भूल जाएं तो आप गूगल से, आपको पता है कैसे देखना है, उस पर आप ये वर्ड टाइप करिए, मीनिंग तो आएगी ही, साथ में तलफ्फुज भी उसका आपको साइन मिल जाएगा, यानी स्पीकर साउंड मिल जाएगा। उस पर टच करके आप उसे सुन सकते हैं। 1 मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि क्या सही प्रोनाउंसिएशन होगा। और फिर भी अगर गूगल पे समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या हमारे पास में मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में ही कर दीजिए, तो हम आपको वॉइस मैसेज के जरिए उस वर्ड को दोबारा बोल के बता देंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपके पास में है। बस लिखने के लिए मत कहिए कि इसको, इन अल्फाज को लिख दिया जाए यहाँ पर। अगर ये सब, ये हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर लिख देंगे तो फिर ये जो 20 मिनट हम प्रोनाउंस कराने में लगा रहे हैं वो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, ये टाइम बच जाएगा। लेकिन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो तालीम याफ्ता के लिए वर्ड होगा एजुकेटेड। पढ़ा लिखा के लिए, एजुकेटेड। जी, और पढ़ा लिखा के लिए है लिटरेट। लिटेरेट, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। जो उसको पढ़ना लिखना आता है, कोई एक जुबान पढ़ना लिखना आती है उसको, तो वो लिटरेट कहलाएगा। और अगर वो बाकायदा पढ़ा लिखा है, ज्यादा तालीम याफ्ता है, और कोई सनद भी है उसके पास में, डिग्री है, तो एजुकेटेड कहलाएगा। तो लिटरेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एजुकेटेड हर कोई नहीं हो सकता। एजुकेटेड का मतलब तालीम याफ्ता, यानी जिसने कोई डिग्री जिसके पास में है, ये सनद है। और लिटरेट कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, अपना नाम वगैरह लिख ले, इतना काफी है, तो वो लिटरेट कहलाएगा। लिटरेट। मिस्टर नईम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी सर, हम्म, एजुकेटेड होगा या एजू यानी एजू होगा क्या? हाँ, जे जी, आएगा, डी? जीम की आवाज, डी जीम की की जगह? आवाज। हाँ, जीम की आवाज हमने बताई आपको कि यहाँ पर जीम की आवाज होगा एजू, जैसे एजुकेशन होता है। एजुकेशन तो सुना जी। होगा, एजुकेशन, उसकी भी स्पेलिंग ये एजुकेशन से ही बना है, एजुकेशन। उसको भी आप एडुकेशन भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं एडुकेशन। उसी तरह से इसको भी आप एजुकेटेड और एडुकेटेड दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, यानी जैसे लिखा है डी, लिखा है डी ही पढ़िए, एडुकेटेड, या फिर आप चाहें तो जा पढ़ सकते हैं, एजुकेटेड। ओके, ज्यादातर एजुकेटेड ही बोला थैंक जाता है। पढ़ा लिखा के लिए लिटरेट हो गया, अनपढ़ के लिए इलिटरेट, यानी इसी लिटरेट से पहले IL बढ़ा दीजिए, IL इल, फिर आगे वही पूरा लिटरेट, जो ऊपर लिखा है ये वाला लिटरेट। तो इलिटरेट का मतलब अनपढ़, जो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम लिखना भी नहीं आता, तो उसको इलिटरेट कहा जाएगा। तो IL लगाकर अपोजिट बनाया गया है,
जैसे लीगल में इल लगा दीजिए, इलीगल बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। या बहुत सारी जगहों पर इल लगाते हैं, कहीं पर इम लगाते हैं, कहीं इन लगाकर बनाया जाता है, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट, और कंप्लीट इनकम्प्लीट, और इसी तरह से कहीं अन लगाकर बनता है। तो अपोजिट बनाने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर आई एल लगाकर बनाया गया है, लिटरेट और इलिटरेट। क्लियर का मतलब होता है वाज़ेह। जैसे आपसे हम पूछते हैं इज इट क्लियर, यानी क्या ये वाज़ेह है, जो बात बताई गई वो समझ में आई। अगर पूरी तरह से क्लियर है, वाज़ेह है, तो उसको क्लियर कहेंगे। यानी मुबहम ना हो तो उसको क्लियर कहेंगे। क्लियर का मतलब है वाज़ेह। क्लेवर, चालाक। क्लेवर, जैसे दिस बॉय इज वेरी क्लेवर, द पीपल आर वेरी क्लेवर, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी क्लेवर। इस गांव के लोग बहुत चालाक हैं। और ये कहें कि हामिद एंड महमूद आर वेरी क्लेवर, तो बहुत चालाक हैं। क्लेवर, चालाक। शरारती के लिए नॉटी, NAUGST, नॉटी। दीज चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये बच्चे शरारती हैं। डोंट बी नॉटी, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत शरारती है। योर सन इज वेरी नॉटी। तो NAUGST नॉटी पढ़ेंगे, और GH को नहीं पढ़ेंगे। जैसे राइट में पढ़ा था आपने RIGST, राइट यानी सही और गलत वाले में, वहां पर भी RIGST था, GH को नहीं पढ़ा गया। वैसे यहाँ पर भी GH को नहीं पढ़ेंगे, और ये है नॉटी, शरारती के लिए है नॉटी। मसरूफ के लिए हो गया बिजी। बिजी जानते ही होंगे, लेकिन स्पेलिंग ध्यान में रखिए, BUSY, बुजी लिखा जाएगा, लेकिन बिजी पढ़ेंगे इसको, बिजी। बहादुर के लिए होगा ब्रेव। जैसे आर यू ब्रेव, क्या आप बहादुर हैं, तो यस आई एम ब्रेव। या अ ब्रेव गर्ल, शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की थी। तो ब्रेव का मतलब है बहादुर। ब्रेव, आर है लेकिन आर को रोल करके पढ़ना है, तो ब्रेव। वैसे है ये ब्रेव, अगर आर ऐसा नहीं कि साइलेंट है, ब्रेव, लेकिन आर को रोल करेंगे तो कैसे होगा, ब्रेव। आर यू ब्रेव, आर यू ब्रेव, नो आई एम नॉट ब्रेव। बुजदिल के लिए कॉवर्ड, कॉवर्ड, COWARD, वर्ड, कॉवर्ड। आर यू कॉवर्ड, नो आई एम नॉट कॉवर्ड। या दीज पीपल आर वेरी कॉवर्ड, ये लोग बहुत ही बुजदिल हैं। यू आर वेरी कॉवर्ड, तुम बहुत बुजदिल हो, कॉवर्ड। वफादार के लिए लॉयल, लॉयल, लॉयल। जैसे वी आर लॉयल फॉर आवर कंट्री, हम अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, वी आर लॉयल। या ही इज लॉयल फॉर हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी के लिए वफादार है, लॉयल। लॉयल फ्रेंड, वफादार दोस्त। और नुकसानदेह के लिए होगा हार्मफुल, हार्म, ये भी आर के साथ में है, तो आर को रोल करना है। वैसे ये क्या है, हार्म, HARM, हार्म और फुल, लेकिन हार्मफुल तो कहेंगे नहीं, हार्मफुल, हार्मफुल। जैसे स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। या टोबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, टोबैको मीन्स तंबाकू, टोबैको मतलब है तंबाकू। टोबैको इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह। या इंटरनेट इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रेन, इंटरनेट इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रेन। हार्मफुल। आरामदेह के लिए कंफर्टेबल, ये लफ्ज बना है कंफर्ट से। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो कंफर्ट का मतलब है आराम। उसी कंफर्ट में एबल जोड़ दिया तो ये हो गया कंफर्टेबल। इसको कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, यानी कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, कम्फ। हाँ, कम्फ और फिर टेबल, कंफर्टेबल। जैसे जी, क्या आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू कंफर्टेबल हियर, यस आई एम कंफर्टेबल। इज दिस चेयर कंफर्टेबल फॉर यू, इज दिस चेयर, क्या ये चेयर आपके लिए कंफर्टेबल है, यस दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। या नो दिस चेयर इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, दिस सीट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। यानी सीटें जो है वो बहुत कंफर्टेबल हैं, आरामदेह हैं। तो कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह। सॉरी, यस सॉरी, दुखी, सॉरी का मतलब है दुखी, रंजीदा। जैसे आपसे कोई गलती हो जाए तो आप कहें कि मुझे अफसोस है, तो उसके लिए कहेंगे आई एम। इसको कंफर्टेबल पढ़ेंगे ना? जी जी, कंफर्टेबल, इसको पढ़ेंगे कम्फ, और यहां तक हो गया कम्फ, और उसके बाद में ये हो गया टेबल, कंफर्टेबल, टेबल, यस। कंफर्टेबल।
तो दुखी के लिए या रंजीदा के लिए लफ्ज होता है सॉरी। जैसे मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी का रियल मतलब क्या है कि मैं दुखी हूं, ये मुझे अफसोस है। ठीक है, यस मिस आयशा। सर फिर मुझे माफ कर दो को क्या यूज होता है? हाँ, मुझे माफ कर दो के लिए दूसरे सेंटेंस होंगे, जैसे प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। या आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ, आई बेग योर अपॉलजी, मुझे माफ कर दो। ये सब तरीके हैं माफी मांगने के लिए, सॉरी नहीं है। सॉरी का माफी मांगने के लिए नहीं, सॉरी होता है अपना अफसोस जाहिर करने के लिए, अपना दुख जाहिर करने के लिए कि इस बात पर मुझे दुख है अपनी इस काम पर, तो उसके लिए कहेंगे आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी का उर्दू तर्जुमा होता है मुझे अफसोस है। यस मिस्टर सैयद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस। जी सर, ये गिव मी का एक मीनिंग ये भी आता ना कि मुझे दे। अब सपोज फॉर एग्जांपल इस तरह कहते हैं ना, कैन आई गेट योर नंबर, प्लीज गिव मी योर नंबर, इस तरह भी यूज करते हैं। हाँ, तो गिव। गिव मी नंबर देने के मीनिंग्स में भी आता शायद ना। जी जी, गिव का मुझे मतलब होता है देना। अभी आप आगे जब वर्ब से पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ब आएगा, एक शुरू में ही पढ़ेंगे, गिव, गेव, गिवन, जिसका मतलब होता है देना। जैसे गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, गिव। और जो हमने लफ्ज माफ करने के लिए बताया था वो फॉरगिव है। फॉरगिव, फॉर लगा है, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, ये सारे वर्ड्स आगे आएंगे वर्ब्स में। ये तो अभी वोकेबलरी नंबर 7 है। जब वोकेबलरी नंबर 11 होगा उसमें ये वर्ड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, वोकेबलरी नंबर 11 में वर्ब्स, वो वर्ब्स की होगी। तो ये हो गया सॉरी। उसके बाद में इंटेलिजेंट, जहीन के लिए होता है इंटेलिजेंट। आई एन इन, जी आई एन इन, और टी ई डबल एल आई, टेली, और जी ई एन टी, जेंट, इंटेलिजेंट, जहीन, इंटेलिजेंट, जहीन। जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत जहीन हो। ये शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक जहीन लड़की है। माई फादर इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मतलब है जहीन। जिम का साउंड निकल रहा है ना यहाँ पे, जी जिम का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, इंटेलिजेंट। हाँ, जी जीम का साउंड होगा जेंट, इंटेलिजेंट, जा, जेंट। इंटेलिजेंट। यस, इंटेलिजेंट। इसकी स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन याद कर लीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग याद कर लेंगे, है ना। और अगर आप डल हैं तो फिर डल की ही स्पेलिंग याद करिए बस, है ना। तो डल का मतलब होता है कुंद जहन। डल का मतलब है कुंद जहन, डी यू डबल एल, डल, कुंद जहन, जिसका जहन न चले। और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पैदाइशी तौर पर इंटेलिजेंट या डल नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा डल है। जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसका मतलब पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है। तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो बाकी हर चीज में भी इंटेलिजेंट हो। पढ़ाई में जो इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस के अंदर भी इंटेलिजेंट साबित हो। और इसी तरह से पढ़ाई के अंदर जो डल है यानी कुंजहन है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में डल हो सकता है वो एक किस्म की पढ़ाई में डल है, दूसरी किस्म की पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो, या दूसरे किसी काम में बहुत इंटेलिजेंट हो। तो कोई भी परमानेंटली इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई भी परमानेंटली डल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट में है, किस फील्ड में है ना। अगर जिस फील्ड में कुंजहन है, दिमाग नहीं चल रहा है, फील्ड चेंज कर दें, हो सकता है दूसरी फील्ड में वो इंटेलिजेंट साबित हो। जी। और शादाब रजा साहब ने क्या लिखा है, आई एम नो डाउट बट आई एम इंटेलिजेंट। और अपने आप को जो बहुत इंटेलिजेंट कहे, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो उसको शक कर लेना चाहिए अपने आप के ऊपर, है ना। जो अपने आप को कहे हमेशा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे आगे तो कोई है नहीं, अब हमको सब पता है, हमको तो सब पता है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता। जिसको सब कुछ पता होता है वो हमेशा ये कहता है, उसको एहसास होता है कि हमें नहीं पता है। जितना आदमी पढ़ता जाता है, इल्म हासिल करता जाता है, उतना ही ज्यादा उसको मालूम होता जाता है कि क्या क्या चीजें दुनिया में है और क्या चीजें मुझे नहीं पता। और जो जाहिल आदमी होता है उसको हमेशा लगता है कि हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं, हर चीज का जवाब है मेरे पास। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी अपने अंदर कि हमें सब पता है जी और यस। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो खैर ये तो एक अलग की बातें हो गई, जहीन और कुनजहन की बात हो गई। और उसके बाद में एक जैसा के लिए है सेम। जैसे दीज वर्ड्स आर सेम, ये अल्फाज एक जैसे हैं, ये अल्फाज एक जैसे हैं। या ये कहें कि दीज क्वेश्चंस आर सेम, ये सवालात एक जैसे हैं।
तो सेम का मतलब है एक जैसा, और डिफरेंट का मतलब है, जी, डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ। डिफरेंट का मतलब क्या है? मुख्तलिफ यानी अलग अलग। जी, जैसे डिफरेंट। दीज वर्ड्स आर डिफरेंट, इसी डिफरेंट से अगर आप एक और वर्ड बनेगा और वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस की क्या मीनिंग सर एक होती है? सवाल था। जी, डिफरेंस की क्या मीनिंग होती है? FER। हाँ, मीनिंग, मीनिंग यानी कि माने क्या होते हैं। डिफरेंस की मीनिंग होती है फर्क। फर्क फर्क। यानी इख्तिलाफ। जिस चीज के अंदर इख्तिलाफ पाया जाएगा उसको मुख्तलिफ कहते हैं। उसी तरह से जिस चीज के अंदर डिफरेंस पाया जाए उसको डिफरेंट कहते हैं। जैसे हम ये सर कहें, ये जैसे ये कहें कि इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। जैसे सिक में और इल में क्या डिफरेंस है, या टॉल में और लॉन्ग में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, वहां पर सीई के साथ में बोलेंगे डिफरेंस है, और ये नाउन होगा। लेकिन अगर ये कहना है कि ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, ये दोनों वर्ड्स डिफरेंस है नहीं, ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, यानी ये दोनों वर्ड्स मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। तो ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं और इन दोनों में डिफरेंस पाया जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट एंड डिफरेंस, यानी यही फर्क है दोनों में। सर ये जो सेम है, बात जगह पे सम भी बोलते हैं, तो क्या ये दोनों सेम सेम है क्या? नहीं नहीं, सम और सेम एक जैसे नहीं है। सम का मतलब होता है कुछ, SOME सम होता है। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे सम बॉयज कुछ लड़के, सम बुक्स कुछ किताबें, ठीक है, सम प्लेसेस कुछ जगहें। सम का मतलब क्या होता है बताइए? कुछ। कुछ, जी, करेक्ट। आगे देखिए, एबल। एबल का मतलब है लायक। जैसे कि एबल। एबल का मतलब है लायक। जैसे कि आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ। दिस इज एन एबल बॉय, ये एक लायक लड़का है। और मुमकिन के लिए होता है पॉसिबल। पॉसिबल मुमकिन, जैसे दिस इज पॉसिबल या दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउ इज दिस पॉसिबल, इसकी मीनिंग बताइए। हाउ इज दिस पॉसिबल? एनीवन कैन आंसर? इसका तर्जुमा बताइए, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये क्या पॉसिबल ये है? पॉसिबल है? आप में से कोई बता सकती है इसका इसका तर्जुमा क्या होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? इस सेंटेंस का मतलब जी आप बताइए बताएं। मुझे। जी बताइए ये मरियम। कैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वेरी गुड। चलिए आगे सुनते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यस। इसके लिए होगा इज दिस Yes. पॉसिबल। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? नो नो नो, उसके लिए व्हाट होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल, ये सेंटेंस है, इसकी मीनिंग बताइए। कैसे पॉसिबल है? कैसे कैसे ये पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली। पॉसिबल है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, यानी ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव है। पॉसिबल का मतलब है मुमकिन, और इम्पॉसिबल नामुमकिन। इम्पॉसिबल नामुमकिन, दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग यानी कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो तो ये सर का रिकॉर्डेड सेशन था। जब सर आएंगे तो आप लोग उससे विकेबलरी सुनेंगे। इसी तरह आपको बाकी भी विकेबलरी जितनी भी आपको 1 to 6 दी गई हैं उनको भी इसी तरह याद करना है। क्योंकि ये जो है लेवल 1 की क्लास है, इसलिए एक ट्रायल कराया गया था। उस दिन अल्तिशा कह रही थी कि कुछ उर्दू अल्फाज वो नहीं पढ़ पाती हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये था कि या तो आप डायरेक्ट ग्रुप पर मैसेज कर दें या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर ऑडियो के जरिए भेज दें। इंग्लिश या उर्दू दोनों में से जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, या स्पेलिंग करके भी आप लोग भेज सकते हैं। आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? बताइए जरा। जी आ रही है जी आप। और आपको किसी का कोई सवाल हो तो सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपकी क्लास का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो लेवल है इनसे थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इस क्लास में सारे लोग 10th क्लास पास हैं। ये जो है ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसलिए इसमें इन लोग को हर चीज पढ़कर सिखाई जाती है, बताई जाती है। लेकिन अनकरीब सर भी आपकी क्लासेस लेंगे और वो आपसे पूछेंगे वोकेबलरी के बारे में। तो वहां पर बहुत खराब लगेगा कि बेसिक वाले तो वोकेबलरी बहुत अच्छी याद कर लें
और जो लेवल 1 के लोग हैं उनको वोकेबलरी अच्छी याद ना हो। और आपको एक बात बता दें कि ये जितने भी अल्फाज आपको वोकेबलरीज में दिए जा रहे हैं वो सिर्फ वही अल्फाज हैं जो आपकी फाउंडेशन स्पीकिंग के लिए, यानी आपकी इंग्लिश बोलने जाने वाली बुनियाद के लिए बहुत ज़रूरी अल्फाज हैं। और जैसा इनका तर्जमा या ट्रांसलेशन लिखा गया है वैसे ही आपको याद करना है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लफ्ज़ है सेम। अब सेम का मतलब किसी को मिलता-जुलता, एक जैसा, और बहुत सारे आपको अपने हिसाब से मीनिंग याद आए। तो जैसा इसमें मीनिंग याद कराए गए हैं, कोशिश कीजिए कि वैसे ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, सिमिलर मीनिंग के अलग-अलग वर्ड्स होते हैं जो थोड़े-थोड़े मायने से अलग होते हैं, और वो कभी-कभी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने से जुमले का मतलब बिगड़ता है। तो इसलिए जो आपको जिन मायनों के साथ यहाँ लिखे लिखे गए हैं उनको बाकायदा याद ही कर आइए। अब किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के मैम लिए ये सही। जी खाली वोकैबुलरी सुनेंगे सर? जी, 1 to 10 अपना याद रखिए। सर सुनेंगे, सर को सुनाने के लिए मत आप याद करिए, आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए याद करिए। सिर्फ उसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि क्लास का कभी-कभी मूड चेंज होना चाहिए, कुछ चीज़ें नई शामिल होनी चाहिए, इसलिए ये हमारी कोर्सेज़ की पॉलिसी है कि इस तरह से नए-नए तरीकों से हम इंग्लिश सिखाएँ। लेकिन हर वोकैब्युलरी आपको याद होनी चाहिए। और जो हमने बताया है बेसिक ग्रामर, उसके बारे में आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे क्वेश्चन टाइप, अल्फाज जुमले जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और वो कैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके शुरू में क्या आता है, ये सारी चीजें रिवाइज करते रहिए। और एक दिन हम लोग भी रिवाइज कराएंगे। जब हमारा ये फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन रिवीजन का भी होता है, लेकिन अपने लेवल पर भी करते रहिए। और किसी का कोई सवाल है? नो मैम। ठीक है। इस सैटरडे आपकी छुट्टी है। इंशाल्लाह ये क्लासेस अब मंडे में कंटिन्यू होंगी, और हो सकता है उस वक्त 6:10 पर ये क्लास हो। तो ग्रुप पर अपडेट रहिए और टाइम को चेक करते रहिएगा। यस मैम। चलिए क्लास को